बुद्ध के दिमाग में कहीं कोई शत्रु होता ही नहीं था। वो मानते थे कि पूरी दुनिया तो कैवल्य के मार्ग पर चल रही है, सबके सब लोग तो मोक्ष ही जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकलिटी में धरती के ऊपर ना भाई सब कुछ चलता है। वैसे बांटो और राज करो की राजनीति इस गांधी खानदान की बहुत पुरानी रही है और अफसोस कि बहुत सारे लोग आज भी इनकी इस राजनीति में फंस जाते हैं कि जिस समय पर पूरे के पूरे पक्ष और विपक्ष को हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा होकर के काम करना चाहिए था, उस समय पर ये अपनी ओछी राजनीति कर रहे थे ताकि कुछ इनकी सीट बढ़ जाएं और बाद में फिर से ऐसे मुट्ठी हिलाते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकलें और बाद में पता लगे चाहे हम कुछ भी कर लें, सत्ता में तो हम आने से रहे। तो इन लोगों को प्रधानमंत्री बनने से पता है क्या चीज़ रोकती है? इनका गद्दार होना, इनका देशद्रोही होना, इनका मोदी विरोध के चक्कर में देश का विरोध करने लग जाना ही इनको सत्ता से दूर रखता है। मित्रों, संसद का सत्र चल रहा है और ये सत्र बड़ा ही मजेदार हो रहा है। कांग्रेसियों की जितनी कुटाई जितनी पिटाई इस सत्र में हो रही है ना, वास्तव में बहुत आनंददायक है। अभी आपने प्रियंका गांधी वड्राइन का एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें वो पहलगाम में मारे जाने वाले लोगों के नाम ले रही हैं। पीछे से किसी ने कहा कि वो हिंदू हैं, लेकिन ये कहती है कि वो तो सारे सारे भारतीय हैं। पति पिता गुजर गए, उनमें से 25 भारतीय थे। लेकिन ये वही प्रियंका गांधी वड्राइन है जो नन्स के अधिकार के लिए प्लाकार्ड लेकर के संसद के बाहर खड़ी होती हैं। ये वही महिला है जो जहां कहीं भी मुसलमानों की हत्या होती है तो वहां पर मुसलमान कार्ड ही खेलती है। ये वही महिला है जहां पर कहीं दलित महिला के साथ में कुछ हो जाए तो वहां पर दलित कार्ड ही खेलती है। ये वही प्रियंका गांधी वड्राइन और राहुल गांधी हैं जो अगर कहीं जाटों के विरुद्ध कोई कार्य हो जाए तो वहां उनको जाट से ही पुकारती है, उनको वहां पर हिंदू या भारतीय नहीं कहती है। लेकिन पहलगाम के अंदर सब भारतीय हो जाते हैं। वैसे बांटो और राज करो की राजनीति इस गांधी खानदान की बहुत पुरानी रही है और अफसोस कि बहुत सारे लोग आज भी इनकी इस राजनीति में फंस जाते हैं। इसी हिंदुओं को तोड़ो और राज करो की राजनीति के चलते इसकी शुरुआत की थी नेहरू ने। इसी संसद सत्र में नेहरू जी को तोड़ते हुए निशिकांत दुबे ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बताया किस प्रकार से गजनी, जिसने कि लाखों हिंदुओं को मारा, मंदिरों को लूटा और उनको तोड़ा, अपवित्र किया, गाय की हत्या की है, उसको किस प्रकार से नेहरू अपनी किताब के अंदर एक योद्धा कहता है, ना कि लुटेरा। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी, गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था। वैसे कोई भी संसद सत्र हो और उसमें नेहरू जी का जिक्र ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नेहरू जी ने किस प्रकार से अक्साई चीन, पीओके, अरुणाचल प्रदेश के हिस्से, भारत के अखंड हिस्से किस प्रकार से हारे हैं, उन सब के ऊपर भी विस्तृत चर्चा हुई है। और उसका कारण क्या है? कारण ये था कि कांग्रेसी इस समय पर चिल्ला रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने पीओके वापस क्यों नहीं लिया। पहले तो आप नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, कांग्रेस को भी मुझसे ही उम्मीद थी। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करो। तो एक संसद सदस्य ने, नेहरू जी का सर मेरे जैसा था सर, महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चिन्ह भेज दे क्या। सारी नीतियों की बात हो रही है और ऐसे में आयरन लेडी या कहें कि आयरनी लेडी की बात ना हो, यह भी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों ने मेरा विरोध किया था जब मैंने 1971 में बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे युद्ध में इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार का जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था कि उसमें किस प्रकार से भारत ने 20,000 करोड़ रुपए नागानी ही खर्च कर दिए। भाई, लड़ाई थी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की। हिंदुस्तान ने उसमें टांग अड़ाई, 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेला। हमारे उसमें हजारों सैनिकों का बलिदान हुआ और लास्ट में 58 सैनिक हम वापस नहीं ले पाए थे पाकिस्तान से। इवन हमने 93,000 सैनिक ज्यों के त्यों वापस किए थे, वो भी 2 साल तक उनको यहाँ पाला पोसा बड़ा किया और फिर एक भी कम नहीं, सारे के सारे सैनिक वापस कर दिए थे। लास्ट में हमारे जो सैनिक पाकिस्तान की जेलों में बंद थे ना, वहीं पर रहते हुए गुमनामी में
वो लोग सड़ गए, मर गए, उनके परिवार वाले यहाँ पर रोते झींकते चिल्लाते रह गए थे, लेकिन उनको वापस नहीं लाया गया था। तो इसी के ऊपर अनुराग ठाकुर ने भी बहुत अच्छी इलास्टिक खींची है कांग्रेस की। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज के हमारा जो एक महान स्वाभिमानी देश भारत की प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जो चिट्ठी लिखी, वो एक ऐसा लगता है कि उनके सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। इस चिट्ठी से वो पता चलता है। वो देश तय कर ले कि उस समय की सरकार आयरन थी कि आयरनी थी, आयरन थी कि इलास्टिक था, ये आप तय कर ले। और मैंने उसी वीडियो में ये बताया था किस प्रकार से चाणक्य जी ने कहा हुआ है कि भाई हमारे बॉर्डर से जो लगे हुए देश होते हैं ना, उनके ऊपर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज देखिए हमारी पीठ में छुरा कौन भौंक रहा है, खुद बांग्लादेश। जबकि उन्होंने कहा था कि हमारे बॉर्डर से लगे हुए देश तो हमारे दुश्मन होते हैं, लेकिन उसके बॉर्डर से लगे हुए जो दूसरा देश होता है वो हमारा दोस्त होता है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये बात चाणक्य जी ने कही थी अपने एक श्लोक में, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको ना मानते हुए, नेहरू जी ने उसको ना मानते हुए पंचशील का सिद्धांत दे दिया। पंचशील यानी कि बुद्ध से निकला हुआ सिद्धांत। बुद्ध के दिमाग में कहीं कोई शत्रु होता ही नहीं था। वो मानते थे कि पूरी दुनिया तो कैवल्य के मार्ग पर चल रही है, सब के सब लोग तो मोक्ष ही जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकलिटी में धरती के ऊपर ना भाई सब कुछ चलता है। यहाँ राजनीति भी चलती है, यहाँ कूटनीति भी चलती है, और उन सब को पढ़ाने वाले केवल चाणक्य और मनु महाराज ही हुए हैं। वैसे जब बांग्लादेश का जिक्र आ ही गया है तो आपको बता दूं कि आसाम से इस समय पर उस कौम को खदेड़ खदेड़ कर बाहर निकाला जा रहा है जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती थी। आज वो आसाम के अंदर रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। जो पूरी धरती को इस समय पर अल्लाह की धरती बता करके वक़्फ़ कर रहे थे, उन लोगों को किस प्रकार से खदेड़ा जा रहा है उसकी भी थोड़ी सी झांकियाँ आपको देख लेनी चाहिए, ताकि इस पूरे के पूरे माहौल में कुछ खुशी के पल भी आपके जुड़ जाएँ। ये सारे के सारे घुसपैठी आतंकवादी हैं, और इन्हीं आतंकवादियों ने कई बार हिंदुस्तान को जख्म दिए हैं। क्या आप जानते हैं कि आतंकवादियों को शहद देने का काम कौन करता था? इनको शहद देने का काम करती थी कांग्रेस पार्टी। आपको पता होगा सलमान खुर्शीद ने एक बार कहा था कि जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे ना, तो सोनिया गांधी जी के आंसू आ गए थे ये बात सुन करके। आज संसद में वही बात अमित शाह ने भी दोहराई है। सुनना चाहेंगे आप? सुनिए। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ। सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूँ। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। जब विपक्षी दल ये कह रहे थे कि मोदी जी संसद में क्यों नहीं आ रहे, अमित शाह ने सबकी रेल बना दी। आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी। और हुआ भी एक्चुअली यही। नरेंद्र मोदी संसद में आए और उन्होंने एक एक को चुन चुन करके रेल बनाई। लेकिन मजेदार बात यह भी है कि जिस समय मोदी संसद में बोल रहे थे ना, राहुल गांधी पूरी संसद से ही नदारद थे। मोदी ने वहां पर स्पष्ट कहा कि अगर कोई हमें गोली मारेगा तो हम उसका जवाब गोले से देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे।
अच्छा, मेन बात करते हैं कि ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। अब इसको लेकर के सारे कांग्रेसी ऐसे घूम रहे हो जैसे ये ब्याह गए हों, यानी कि अभी के अभी डिलीवरी होने वाली हो। लेकिन भाई रियलिटी ये है कि ट्रंप ने जो पोस्ट किया था ना 25% वाला, वो उसने खुद ही डिलीट कर दिया है। साथ ही साथ उसने कहा कि बातचीत चल रही है। अब आप मुझे कांग्रेसियों का ये दोगलापन समझाइएगा। पहले यही कांग्रेसी कह रहे थे, राहुल गांधी बात को कह रहे थे कि मोदी देख लेना इस डील के लिए, ये जो डील होने वाली है जुलाई अगस्त के अंदर, इस डील के लिए वो झुक रहा है ताकि ये डील हो जाए, इसमें कोई टैरिफ ना लगे। और झुकने के एवज में उसने क्या किया मोदी ने? उसने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। आपने सरेंडर मोदी खूब सुना होगा, ट्रेंड हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। यानी कि इन सब लोगों को पता था कि ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा। इसको हम डायरेक्ट कहां से जोड़ेंगे कि टैरिफ इसलिए नहीं लगा क्योंकि ट्रंप ने कह दिया था कि सरेंडर कर दो, और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया था। अगर ये टैरिफ जीरो होता तो सीधी सी बात ये जाती कि नरेंद्र मोदी ने वास्तव में टेलीफोन पर सरेंडर किया था, अपनी सेना को वापस बुलाया था। लेकिन आज टैरिफ लग गया है। आज कांग्रेसी अचानक से बदल गए हैं और वो कह रहे हैं कि देखा दोस्ती का क्या फ़ायदा हुआ जब 25% टैरिफ लग ही गया है। यानी कि अपनी ही बात से गुलाटी मार करके वापस अपना ही अपने मुंह में लेकर के उसने का कार्य कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेसियों का अपना कोई स्टैंड नहीं है। वो लोग कहते हैं ना कि स्कूटी में भी स्टैंड होता है, पर कांग्रेसियों का कोई स्टैंड नहीं होता। यही वजह है कि कांग्रेस बार बार हारती है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या चीज़ है जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकती है? कारण है कि देश से गद्दारी उनके खून में है। जिस समय पर पहलगाम हुआ, इन लोगों ने भारत का साथ नहीं दिया। जिस समय पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय पर भी साथ नहीं दिया। पहले ये कह रहे थे कि जो 4 लोग आए थे भारत में घुस करके 26 हिंदुओं को मार करके चले गए, उनमें से किसी को क्यों नहीं मारा? बाद में कह रहे हैं कि सोमवार के दिन ही क्यों मारा? सावन के सोमवार को ही महादेव ऑपरेशन करने की क्या जरूरत थी? वो जुम्मे को भी मारा जा सकता था। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिरकार ये कल ही क्यों हुआ? क्या ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? यही नहीं, जब 26 हिंदू मारे गए थे ना, तब भी इन्होंने उनको हिंदू कहने तक का विरोध कर दिया था। वहां पर भी ये यही कह रहे थे कि देखो उनकी जान तो मुसलमानों ने ही बचाई है। तो इन लोगों को प्रधानमंत्री बनने से पता है क्या चीज रोकती है? इनका गद्दार होना, इनका देशद्रोही होना, इनका मोदी विरोध के चक्कर में देश का विरोध करने लग जाना ही इनको सत्ता से दूर रखता है। वैसे आप पूरी की पूरी संसद की कार्यवाही देख रहे हैं अथवा नहीं, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये जो सारी की सारी बातें हैं, क्या आप इनसे भी सहमत हैं अथवा नहीं? कि जिस समय पर पूरे के पूरे पक्ष और विपक्ष को हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा होकर के काम करना चाहिए था, उस समय पर ये अपनी ओछी राजनीति कर रहे थे ताकि कुछ इनकी सीट बढ़ जाएं और बाद में फिर से ऐसे मुट्ठी हिलाते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकलें और बाद में पता लगे चाहे हम कुछ भी कर लें, सत्ता में तो हम आने से रहे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।